जिंदाबाद सुखविंदर सिंह सुक्खू जिंदाबाद 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 सुखविंदर सिंह सुक्खू जिंदाबाद 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 प्रदेश के जिंदाबाद जिंदाबाद उप मुख्यमंत्री पहली बार ऊना जिला को उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्री मुकेश अग्निहोत्री जी मिले हैं। सम्मानित मुकेश अग्निहोत्री जी, राकेश कालिया जी हमारा राजनीतिक जीवन विधायक के तौर पर, चाहे मुख्यमंत्री के तौर पर मेरा हो, मुकेश अग्निहोत्री जी का हो, राकेश कालिया जी का हो, 2003 में हम पहली बार विधायक बने। संगठन के अध्यक्ष के तौर पर मैं कार्य तो कर रहा था, लेकिन विधायक कालिया जी के साथी के रूप में हम बने। राकेश कालिया जी हमारे पूर्व में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप कुमार जी, हमारी 7 लगती पंचायत के विधायक सुदर्शन बबलू जी, हमारे एडवोकेट जनरल जो एनएसयूआई के संगठन से हमारे साथ जुड़े हुए थे श्री अनूप रतन जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व के अध्यक्ष सुरेंद्र कंवर जी, मेरे सामने रेणु कालिया जी भी बैठी है, सभी सम्मानित लोग बैठे हैं, गगरेट विधानसभा क्षेत्र के सभी बुजुर्ग साहिबान, माताएं, युवा साथियों, प्यारे बच्चों। चुनाव के दौरान मैं आपके पास आया था और मैंने आपसे अनुरोध किया था कि आप राकेश कालिया जी को दोबारा से मत डालकर विधायक बनाइए। आपके क्षेत्र में कोई काम की कमी नहीं रखी जाएगी। विडंबना देखिए, राकेश कालिया जी पर मां चिंतपूर्णी का पूरा आशीर्वाद है। राकेश कालिया जी ने सोचा कि मैं अब कुछ समय इंतजार करता हूं, यहां से कांग्रेस का टिकट कट गया, इन्हें टिकट राजनीतिक षड्यंत्र के कारण ना मिल सका, ये शांत मन से अपने घर में बैठे रहे। लेकिन मां चिंतपूर्णी को ये स्वीकार नहीं था। उन्होंने कहा, एक अच्छा ईमानदार व्यक्ति जो किसी राजनीति का शिकार हुआ है, उस राजनीति के शिकार के कारण घर में बैठा है। और विडंबना देखिए, यहां से जिसको 5 साल के लिए आपने चुनकर भेजा, वो राजनीतिक क्षेत्र में बिक गया और मां चिंतपूर्णी के आशीर्वाद से दोबारा से राकेश कालिया जी इस क्षेत्र के विधायक बने, जिसके लिए मैं उनको बहुत बहुत कालिया जी भी 4 बार के विधायक है, मैं भी 4 बार का विधायक हूं, मुकेश जी हमारे 5 बार के विधायक हैं। और बड़े गर्व की बात है कि 75 साल के इतिहास के बाद, देश की आजादी के बाद और प्रदेश जब पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करता है, पहली बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से मुख्यमंत्री भी बने और उप मुख्यमंत्री भी बने। उप मुख्यमंत्री के तौर पर जहां हमारी पानी की पेयजल योजनाएं हैं, सिंचाई की योजनाएं हैं, दिन रात चर्चा करके हम आगे बढ़ते हैं और प्रदेश को विकास के क्षेत्र में, चाहे वो सिंचाई के रूप में हो, चाहे पेयजल के रूप में हो, उप मुख्यमंत्री महोदय से मेरी चर्चा होती रहती है। ऊना प्रदेश का पहला ऐसा जिला बना जो प्रदेश में सौर जिला के नाम से जाना जाएगा, सौर जिला के नाम से जाना जाएगा। पहला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश का
रिकॉर्ड टाइम में मुकेश अग्निहोत्री जी ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में लगाया 32 मेगावाट का पेखो वाला प्रोजेक्ट रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ। बंजाल का 5 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। अगलोर में 10 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। तकरीबन 163 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स का काम शुरू हो चुका है और उस पर ऊना जिला में तकरीबन 500 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है। ये सबसे बड़ी विशेषता ऊना जिला की तीव्र गति से विकास की जो बात माननीय मुकेश जी ने की है वो इस दृष्टि से भी देखिए। आप कभी कभी गर्मी के मौसम में बिजली चली जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो आप महसूस करते हैं कि बिजली चलेगी, बिजली की ट्रांसमिशन कहां से आएगी। आने वाले समय में ऊना जिला और जिलों को भी दिन के समय रोशनी प्रदान करेगा। हरोली में हम बल्क ड्रग पार्क लगाने जा रहे हैं। हमारी उसमें कुछ रिजर्वेशंस थी, लेकिन विकास की दृष्टि से मैंने ये सोचा कि उस बल्क ड्रग पार्क को लगा लिया जाए। हरोली में उसकी स्थापना की हमने और अगले 2 साल में बल्क ड्रग पार्क का भी कार्य शुरू कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी 2007 में 17 में। आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। केंद्र में भी उनकी सरकार बनी। डबल इंजन की सरकार कहते थे हमारी डबल इंजन की सरकार है, विकास को गति तेज करेंगे। ऐसी गति तेज की कि पूरी प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करके अगर किसी सरकार ने किया है तो वो जयराम ठाकुर जी की 2017 से 22 तक की सरकार थी। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी थे और जयराम जी यहां मुख्यमंत्री जी थे। बार बार कहते थे मेरे मोदी जी से अच्छे रिश्ते हैं और बार बार ये कहकर कहा करते थे कि डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ कैसा व्यवहार किया और कैसे जो आपके पैसे थे, जो जनता की संपदा थी, उसको कैसे लुटाया, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। मैं मुख्यमंत्री बना, मेरे परिवार में कोई राजनीतिक जीवन में कभी राजनीति में प्रवेश भी नहीं किया होगा, कभी पंचायत का प्रधान भी नहीं रहा होगा। आप जैसे परिवार से उठकर मैं मेरे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचता हूं और शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में जिस दिन मैं शपथ लेता हूं उस दिन मेरे मन में एक विचार आया कि मुझे उन परंपराओं को तोड़ना है, उस व्यवस्था को परिवर्तन करना है जो भ्रष्ट व्यवस्था है। एक परंपरा थी कि सचिवालय में जाकर सभी अधिकारी उनका स्वागत करते हैं और प्रदेश की आर्थिक स्थिति का लेखा जोखा रखते हैं। मैंने ऐसे नहीं किया। मैं सबसे पहले उन बच्चों के पास गया जिन बच्चों की ना तो माता थी ना पिता थे, वो अनाथ हो चुके थे। उनके अनाथ आश्रम में गया, उनसे कुछ सीख ली और अगले दिन मैं सचिवालय जाता हूं। सचिवालय में जाकर जब अधिकारी अपना लेखा जोखा रखते हैं, कहते हैं कि इस प्रदेश के पास धन नहीं है। मैंने पूछा ऐसा क्यों हुआ? कहा चुनावों से पहले जून 2022 से इस प्रदेश के खजाने को लुटाना शुरू कर दिया और 6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तकरीबन 600 के करीब संस्थान खोल दिए, जिसमें स्कूल थे, जिसमें हेल्थ सेक्टर था, और कहा कि जो बांट सकते हैं बांट दो, हमें दोबारा चुनाव जीतना है। 5000 करोड़ रुपए की संपदा जो गरीब जनता की थी, किसान की थी, आम नागरिक की थी, उसको बांट दिया गया।
कहा कि इलेक्शन जीतने के लिए कर्जा भी लेना पड़े तो भी इसमें हमें संपदा को बांटना है। हर जगह जिसके बड़े बड़े होटल हैं, जिसकी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, कारखाने हैं, उनको भी पानी की सब्सिडी दे दी गई, बिजली की सब्सिडी दे दी गई और तकरीबन 2200 करोड़ रुपए की सब्सिडी बिजली के क्षेत्र में दी गई और पानी के क्षेत्र में भी तकरीबन 800 करोड़ की सब्सिडी दे दी गई। हमने कहा कि जो करोड़ों रुपया इनकम टैक्स देता है उसको बिजली की सब्सिडी देने का कोई औचित्य नहीं है और इस दृष्टि से हमने उनको सब्सिडी को बंद किया। हमने आज तक भी गरीब आदमी की जो सब्सिडी 125 यूनिट है, चाहे उसका 1 मीटर लगा है चाहे 2 लगा है, अधिकतम 3 मीटर तक हमने 125 यूनिट की सब्सिडी एक परिवार के अगर कोई बिल्डिंग बनी है उसमें अभी तक जारी रखी है। लेकिन हमने जो 1 करोड़ 10 करोड़ इनकम टैक्स देता है उससे सब्सिडी वापिस ली, क्योंकि हम आपके पैसे को लुटाना नहीं चाहते। हमने कहा पानी का बिल बड़े बड़े होटलों को माफ करने की जरूरत नहीं है। गांव में बैठा किसान आदमी है, उसका बिल माफ हो जाए कोई बात नहीं, आम आदमी उसका बिल माफ हो जाए, लेकिन बड़े लोगों ने अपने बिल माफ करवा दिए, हमने उसको भी रोका। आप देखिए शिक्षा संस्थान खोले, कहा कि स्कूल को +2 कर दीजिए, 7 वाले स्कूल से एक टीचर उठाकर उस स्कूल को +2 कर दिया और शिक्षा के स्तर में भारी गिरावट आई। और जब क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई, गुणात्मक शिक्षा की बात की गई, तो मेरे जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उस गुणात्मक शिक्षा में 21वें स्थान पर हिमाचल प्रदेश पहुंच गया, 21वें स्थान पर पहुंच गया। मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं। उस समय सरकारी स्कूल की पढ़ाई के समय मास्टर पढ़ाते भी थे, डांटते भी थे और कई बार जिसको पहाड़ी भाषा में सीटी बोलते ना, उससे भी थोड़ी बहुत सेवा कर लेते थे। लेकिन अब क्या हाल है, सरकारी स्कूलों में बच्चे जा नहीं रहे, साथ लगते सरकारी प्राइवेट स्कूल में बच्चे जा रहे हैं। पढ़ाने वाले टीचर जो कंपटीशन के थ्रू आए हैं वो सरकारी स्कूल के हैं, अध्यापक लेक्चरर्स। प्राइवेट स्कूल में भी अच्छे टीचर हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन सरकारी स्कूलों में आज बच्चा क्यों नहीं जा रहा है? इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि वहां गुणात्मक शिक्षा की कमी रह गई। हमने इसमें बदलाव किया और हम बदलाव कर रहे हैं जहां बच्चे ही नहीं है। हम कोई टीचर्स के लिए स्कूल खोलने के लिए नहीं आए हैं। जहां बच्चे ही नहीं है, 0 एनरोलमेंट है, जहां 5वीं से लेकर +2 तक महज एक क्लास में 7 बच्चे, 8 बच्चे, 9 बच्चे हैं। हमने कहा ऐसे स्कूलों में मर्ज करके ऐसे अच्छे स्कूल बनाए जाएं जहां सरकारी स्कूलों में पूरे टीचर उपलब्ध होने चाहिए। और इसलिए हमने नई शिक्षा योजना को लागू किया। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का हमने शुभारंभ किया है गगरेट में, जैसा कि कालिया जी बता रहे थे 3 करोड़ रुपए के करीब खर्च आ गया। इन स्कूलों में प्री नर्सरी से लेकर +2 के सरकारी स्कूल ये राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के नाम से जाने जाएंगे। तकरीबन 750 से 1000 बच्चा इसमें पढ़ेगा और सब सब्जेक्ट के टीचर, चाहे साइंस है, चाहे कॉमर्स है, चाहे आर्ट्स है, चाहे मेडिकल है, चाहे नॉन मेडिकल है, चाहे पीटीआई है, चाहे डीपी है, चाहे म्यूजिक का टीचर है, चाहे फाइन आर्ट्स का टीचर है, ये सब कोर्स सरकारी स्कूलों में शुरू किए जाएंगे जहां किसान का बेटा पढ़ता हो, आम आदमी परिवार का बेटा पढ़ता हो और जब वो स्कूल से निकल कर जाए तो आत्मविश्वास से भरा पड़ा हो। इस प्रकार के सरकारी स्कूल हम बनाने जा रहे हैं और हम कुछ स्कूल अगले एकेडमिक सेशन से
100 के करीब सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत लाने जा रहे हैं। उससे ज्यादा स्कूल भी हम सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत लाने की बात कर रहे हैं। और माननीय राकेश कालिया जी ने मुझे 1-2 स्कूल सीबीएसई बोर्ड के बताए हैं। तो हम सीबीएसई बोर्ड, एचपी बोर्ड, सब प्रकार की शिक्षा प्रणाली को हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लागू करने जा रहे हैं। जयराम जी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? कहा कि स्कूल खोल दो, कोई चिंता नहीं है, बस +2 कर दो, आर्ट्स कर दो, साइंस कर दो। लेकिन हम तो गांव के लोगों को भी धोखा देते रहे जिनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं। हमने उसमें परिवर्तन किया। हेल्थ का क्या हाल है? हेल्थ सेक्टर का, हेल्थ सेक्टर का ये हाल है, अगर ऊना के सिविल हॉस्पिटल में आप जाओगे, पीएससी और सीएससी तो रहने ही दो, उसमें सिर्फ डॉक्टर आपको खांसी होगी, जुकाम होगी तो एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जी देके ठीक होगे तो ठीक है, नहीं तो राम भरोसे आप जाएंगे ऊना के सिविल हॉस्पिटल। वहां आप चेक करवाएंगे अपने आप को, डॉक्टर बोलेगा ये तो बहुत बुरा हाल है, अब आप यहां से जो पैसे वाला होगा वो चले जाएगा सीएमसी लुधियाना, होशियारपुर, जलंधर या पीजीआई। हेल्थ सेक्टर में इतना बुरा प्रदेश का हाल है, जो आपके सिविल हॉस्पिटल ऊना भी है, वहां जो आज मेडिकल टेक्नोलॉजी में जो मशीन्स होनी चाहिए थी, जो आपके चेकअप के लिए जो मशीन्स होती है वो होनी चाहिए थी, वो 15-15, 20-20 साल पुरानी है। मशीन तो है, एक्सरे में लगे हुई है लाइन, सीटी स्कैन के लिए 4 महीने का टाइम मिल रहा है। ये क्यों हुआ ऐसा? शिमला जो आईजीएमसी है, टांडा, बहुत बड़े कॉलेज, मेडिकल कॉलेज है, अगर वहां सीटी स्कैन करवाने जाए तो 4 महीने की वेटिंग है। प्राइवेट में आप जल्दी करवाते हो, क्यों? बीमार है तो इलाज कैसे करवाना है? 19 वर्ष पुरानी तो एमआरआई की मशीन शिमला में लगी हुई है। अब ये सारी चीजें ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो पिछली सरकार की, वो सिर्फ अपना ध्यान सिर्फ संपदा को लुटाने में और ठेकेदारों को बिल्डिंग बनाने में देती रही। हमने उसमें परिवर्तन किया। हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके 2.5 साल में, 4 दिन बाद हमको 2.5 साल होंगे, 11 जून को हमारे को 2.5 साल होंगे, हमने 3000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व दिया। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले 2 महीनों में, चाहे आईजीएमसी टांडा है, चाहे आईजीएमसी शिमला है और टांडा है, और जो सिविल हॉस्पिटल है, उनमें 1 साल के अंदर लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी आ जाएगी, जो टेक्नोलॉजी दिल्ली के एम्स के पास है, जो दिल्ली की एम्स के पास है। मैं खुद उसको देख रहा हूं। और शिक्षा का स्तर भी, आप समय लगेगा। 40 साल से एक ऐसी व्यवस्था चली हुई है, सवेरे स्कूल जाओ, बीच में रिसेस हुई और फिर वापिस आ जाओ। हमने स्कूलों में व्यवस्था ये की है कि डे बोर्डिंग में दिन का खाना जो अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाएंगे और शाम को उसको घर भेजेंगे। और ये ऐसे स्कूल होंगे जहां ग्राउंड भी होगा, अगर पानी होगा तो वहां पानी के लिए स्विमिंग पूल भी हमारी सरकार उन सरकारी स्कूलों में बनाने जा रही है। जब बच्चा स्कूल में आकर ये महसूस करे 44 डिग्री की टेम्परेचर में बच्चा पढ़ेगा क्या, मास्टर पक्का जलाएगा क्या? तो ऐसे स्कूल बनाने पड़ेंगे जब बच्चा स्कूल में आते ये महसूस करे कि ये मेरा स्कूल है, सरकारी स्कूल है और यहाँ मैं पढ़ूंगा, खुश होकर घर से आए। अभी तो माता जी जबरदस्ती भेज जाते हैं, सोचते हैं बेचारी को डिग्री मिल जाएगी, कुछ इंजीनियर डॉक्टर बन जाएगा। इसी तरह हॉस्पिटल का बुरा हाल है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, 1000 करोड़ की बिल्डिंगें, 1000 करोड़ कम नहीं होता। जयराम ठाकुर जी ने 17 से 22 में बनाई, खाली पड़ी है बिल्डिंगें। आप देख रहे होंगे कि हम आए दिन ऑफिसों को शिमला को डीकंजेस्ट करने की बात कर रहे हैं। तो 1000 करोड़ की बिल्डिंगें बनाई किसके लिए?
अच्छा तो ये होता कि आप अच्छे सरकारी स्कूल बनाते, अच्छा तो ये होता कि जो हॉस्पिटल की बिल्डिंगें पूरी नहीं हुई है उनको पूरा करते। 1000 करोड़ की बिल्डिंगें खाली पड़ी है सरकार की। अब ऊना में हमें पता लगा तो हमने कहा कि ऊना में भी कुछ ऑफिस लाएंगे। अभी हमने एससी कमीशन का ऑफिस ऊना लाया है। एक बिल्डिंग हमारी और खाली पड़ी है, उसमें हम एक और ऑफिस लाने जा रहे हैं। क्यों? आपके पैसे हैं, आपके पैसे से उन्होंने बिल्डिंगें बनाकर रख दी और कहा कि ठेकेदार खुश कर दिए। मैं ठेकेदारों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो चीज जिस काम पर आनी चाहिए उसके लिए पैसा खर्च होना चाहिए। ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। अराजकता की। मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य सोए रहे और आपके धन को लुटाते रहे। हमने आपके धन को लूटने से बचाया है। 3000 करोड़ रुपया जो हमने अतिरिक्त राजस्व कमाया उसको कहां खर्च किया, मैं उसका भी हिसाब देना चाहता हूं। 6000 अनाथ बच्चे हैं इस प्रदेश में जो अपनी मां को खो चुके, अपने पिता को खो चुके हैं। हमारी सरकार ने 27 साल तक उन बच्चों को गोद लिया, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया, यानी सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। पैदा होते 1000 रुपया उसके अकाउंट में जाएगा, 5 साल के बाद उसके 2500 रुपया हर महीने उसके अकाउंट में जाएगा, 18 साल के बाद 4000 रुपया हर महीने उसके अकाउंट में जाएगा। और अगर पढ़ रहा है तो पूरी पढ़ाई का खर्चा, हॉस्टल का खर्चा, जिस प्रकार हम अपने बच्चे को पढ़ने के लिए देते हैं वो सब सरकार देगी। और जब अपने बच्चे को मंदिरों की यात्रा करने या घुमाने ले जाते हैं उसका भी सारा पैसा सरकार देगी। अभी पीछे बच्चे जो उनकी माता नहीं थी, पिता नहीं थे, वो गोवा गए। पहली बार वो जहाज में बैठ करके महसूस किया कि सरकार ने उनका ख्याल रखा। दूसरा, जो विधवा बहनें हैं जिनकी आय 3 लाख से कम है, उन सभी बच्चों की पढ़ाई का खर्चा और हॉस्टल का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार दे रही है। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के द्वारा वो पैसा वहां लगाया गया। कई ऐसी योजनाएं हम आपके लिए लेके आए हैं ताकि गांव के किसान के हाथ में पैसा पहुंचे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो। पहली बार दूध का एमएसपी 53 रुपए किया गया। सरकार गाय का दूध 53 रुपए किलो खरीदेगी और भैंस का 63 रुपए किलो खरीदेगी। आपके खेत में जो गेहूं पैदा होता है, केंद्र की सरकार तो 24 रुपए देती है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, जो किसान हैं, हम सब लोग भी किसान ही हैं, अगर आप गोबर आधारित गेहूं पैदा करेंगे तो सरकार 60 रुपए किलो आपसे प्राकृतिक रूप से उगाया हुआ गेहूं खरीदेगी। उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। 15 जून तक फॉर्म भरने का समय है। आप आत्मा प्रोजेक्ट और डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर से वो फॉर्म ले सकते हैं कि मेरी इतनी जगह है, मैं अब से गेहूं पैदा करूंगा। उसके बाद जो मक्की पैदा करोगे आप, उसका 40 रुपए किलो सरकार खरीदेगी। अगर बंदर उजाड़ रहे हैं आपकी फसल को, नील गाय उजाड़ रही है, सुअर उजाड़ रहे हैं, तो आप हल्दी उगाइए, उसका फार्म भरिए। कच्ची हल्दी 90 रुपए किलो हिमाचल प्रदेश की सरकार खरीदेगी ताकि गांव के लोगों के हाथ में पैसा आए। हमारी सरकार ने ये मूलभूत परिवर्तन किया है। अभी इसका लाभ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि अभी लोग खेती नहीं कर रहे हैं, पर यह भी सेब के मुकाबले का एक पैदावार होगी जब आपके आर्थिक समृद्धि आपके घर में आएगी। मैं जानता हूं कि छोटी जगहें हैं, कम पैदावार होती है, इसीलिए हमने इसका अधिकतम रेट रखा है। ये हमारी सरकार की योजनाएं हैं। मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों के लिए सरकार ने अपनी तरफ से 80 रुपए की बढ़ोतरी की है, 80 रुपए की बढ़ोतरी की है। गरीब जो किसान है, छोटे दुकानदार है, जिनका जमीन बिकने वाली है, हमारी सरकार ने इस बजट में एक योजना लेकर हम आपके लिए आए हैं कि जो आपके ब्याज का 50% 3 लाख से कम वाले किसानों का और छोटे दुकानदार जो चाय पीने वाले हैं, चाय बनाने वाले हैं या पकौड़े बनाने वाले हैं या कोई छोटी दुकानदारी का काम करता है,
जिस पर 3 लाख का लोन चढ़ गया है, बढ़कर 6 लाख हो गया, उसका आधा ब्याज हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने संसाधनों से उनको कर्ज मुक्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार दी। ये अभी धीरे धीरे इन योजनाओं को हम अमली जामा पहना रहे हैं। मैं दिल्ली जाता हूं, मैं आपके अधिकार की बात करता हूं। मैं और मुकेश अग्निहोत्री जी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, कालिया जी विधायक बन गए हैं। सरकार 5 साल आती है, 5 साल बाद जनता जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन 5 साल में मैंने अपनी जवाबदेही तय की है। मैं दिल्ली में जाकर हिमाचल के अधिकारों की बात करता हूं। मैं कहता हूं कि पानी जो हमारा है, जो बहता हुआ बहुमूल्य कीमती सोना है, उसमें हमें पूरा हक नहीं मिल पा रहा। आप पानी का सदुपयोग करके बड़ी बड़ी कंपनियां एनएचपीसी, एनटीपीसी, एचएबीएल, महारत्न कंपनियां बन गई। एक कंपनी का उदाहरण देना चाहता हूं, एचएबीएल एक कंपनी है हिमाचल प्रदेश के पानी से बहुत बड़ी कंपनी बन गई। उस कंपनी का पूरा टर्नओवर 67,000 करोड़ रुपए का है और हम 75 साल में अपना बजट सिर्फ 58,000 करोड़ ही बना सके। वो एक पानी के एनजेपीसी के प्रोजेक्ट से 67,000 करोड़ की कंपनी बन गई। क्यों? क्योंकि हमने उस समय की परिस्थितियों से वो फैसला किया। अब उन परिस्थितियों से ऊपर उठकर हमें अगले फैसले करने और ये दिन दूर नहीं कि आने वाले 2027 में हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। हमने नीतिगत परिवर्तन किए हैं, बदलाव कर रहे हैं, उसके परिणाम सुख आने शुरू हो चुके हैं और 2032 में हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे। हमारी सरकार ने इस दृष्टि से कार्य करना शुरू किया है और 2.5 साल बाद उसके परिणाम नजर आने लगे। पहले क्या होता कि इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए इतने नियम कानून बना दिए हैं, हमने उन नियमों को बदल दिया, उन कानूनों को बदल दिया। प्रदेश में भयंकर आपदा आई, हमने हर उस आपदा परिवार के साथ खड़े हुए और 7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपया मिलता है। आज गगरेट में मैं जब आया, मेरे से कई बार राकेश कालिया जी ने कहा कि काफी सालों से हमारा सबसे बड़ा पुल है, इसका आप शिलान्यास कीजिए। हमने आज उसका शिलान्यास किया और 2 साल में बनकर वो तैयार हो जाएगा, जिससे 6 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। जो भी कालिया जी ने मुझे कहा है कि 1.5 करोड़ इनको चाहिए, वो हम कर देंगे। वीवो को जो भी इन्होंने इस कागज में आपके सामने पड़ा है, पीएससी अबलैड को सीएससी किया जाए, गांव बोटा के शिवबाड़ी मेले को जिला स्तरीय मेला घोषित किया जाए, गगरेट में अग्निशमन केंद्र माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर ट्रस्ट की सहायता से खोला जाए, डॉक्टरों की तैनाती की जाए आदर्श हॉस्पिटल दौलतपुर चौक में, आरआईडीएफ स्कीम में डालकर एमएनटी रोड से डगो खुर्द भाया मोहल्ला पुक्ति चाहे तरखाना कुम्हारा डडवाल अम्बुआ पीर में दमनबा, ये सारी सड़कों का जो इन्होंने दिया हम निर्माण कर देंगे। ITI भद्रकाली भवन जो अंतिम चरण में बजट स्वीकृत किया जाए और सिविल हॉस्पिटल गगरेट के वो सारे हम चीजें उपलब्ध करवा देंगे। इसके अलावा होशियारपुर से जो हमने पिछले साल में काम किया है, कालिया जी से मेरी चर्चा हुई थी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई थी और हमारे बबलू जी से भी चर्चा हुई थी। होशियारपुर से नदौन में 4 लेनिंग का भी हमने सर्वे करवा दिया और आने वाले वर्ष में ये भी 4 लेन होने जाएगा, वो हो जाएगा। जो भी कार्य गगरेट विधानसभा क्षेत्र के होते हैं, ये ठीक है कि 4 हमने इकट्ठी राजनीतिक पारी शुरू की थी। कुछ हमारे को आप लोगों की सेवा करने का हमको मौका मिलना था। मैं मुख्यमंत्री बन गया, मुकेश जी मुख्यमंत्री बन गए, कालिया जी भी अपने शांत स्वभाव के कारण कभी किसी पद की लालसा नहीं रखते, कहते कि मेरे गगरेट के विधानसभा क्षेत्रों का ही काम हो जाए, मैं उसी में खुश रहता हूं। ऐसा ईमानदार सोच और व्यक्तित्व
बहुत कम होते हैं, तो जो आपने कालिया जी को दोबारा चुनकर भेजा, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। इस आशा के साथ जो लोग ये कहते हैं कि हमारे उन्ना में कोई काम नहीं हो रहा, तो मैं उनको कहना चाहता हूं, उन्ना के जो नेता है खासकर, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी 5 गुटों में बटी है, अभी तो यही लड़ाई चल रही है कि कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा। तो 16 पुल बन रहे हैं जिसमें 250 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। पड़ोका पुल 50 करोड़ की लागत से बन रहा है, लोहारली पुल 42 करोड़ की लागत से, अंदौरा पुल 43 करोड़ की लागत से, धालीवाल पुल 300 मीटर 55 करोड़ की लागत से। बहुत ऐसी सड़कें हैं जिसमें तकरीबन पूरे उन्ना जिला में अगर सभी को मिला दिया जाए तो 2000 करोड़ रुपए के काम, चाहे सोलर है, चाहे वर्ल्ड पार्क है, अभी इस साल खर्च किए जाएंगे। और अगले वर्ष तो अंदाजा लगाइए, जिस जिला से उप मुख्यमंत्री होता है बजट उसमें एलोकेट करना ही पड़ता है, आप जानते हैं। तो विधायक भी हमारे सबसे ज्यादा चुनकर उन्ना जिला से आए हैं, तो ये सब चीजें, उन्ना जिला के सबसे ज्यादा विधायक हमारे पास है। एक विधानसभा क्षेत्र रह गया है, आशा है कि अगली बार आप उस पर भी अपनी नजरें इनायत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। सुक्कू भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुक्कू भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी आप